हे गाइस, एम्पर हियर। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और जो लोग कमेंट में ये लिखने जा रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, वो जरा रुक जाओ, क्योंकि ये तुमने देख रखी है, दूसरों ने नहीं। और इतना बोलने के बावजूद भी कोई ऑलरेडी एक्सप्लेन लिखता है तो मैं उस यूजर को अपने चैनल से हाइड कर दूंगा, फिर वो कभी भी यहाँ पर कमेंट नहीं कर पाएगा। सो वेल, इतनी धमकी तुम्हारे लिए सही होगी। अब चलो थोड़ा अपनी स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। वेल, इस स्टोरी का आर्ट स्टाइल थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक मीडियम टाइप मानवा है। तुम्हें इसके आर्ट स्टाइल को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरी मानो तो ये बहुत तगड़ी सीरीज है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट जगाने के लिए छोटी सी चीज को क्लियर कर देता हूँ। इस स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका खानदान लेजेंड है। लाइक उसके परदादा, दादा, उसके पापा, वो लोग सबसे पावरफुल सेक्ट लीडर्स थे। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के फादर की एरा में उन्हीं के दोस्तों ने उन्हें धोखा देके मरवा दिया था, जिसका बदला हमारा मेन कैरेक्टर कैसे उनसे लेता है और वो आगे कितना पावरफुल होता है ये तो तुम्हें इस सीरीज में ही मालूम पड़ेगा। तो बिना तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर दिए और बिना तुम्हारे टाइम को वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग के साथ में हमें बताया जाता है 130 साल पहले साइलेंट नाइट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पहली बार इस दुनिया में आई और उन लोगों ने आते साथ ही इस दुनिया में एक जंग छेड़ दी, जिसके कारण ये दुनिया पूरी तरह से अंदर से हिल गई। हर दिन अनगिनत लोग मर रहे थे, जिंदगी हमेशा ही खौफ में बीत रही थी, क्या पता कब किसकी मौत हो जाए। सभी लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। फिर एक दिन जब तबाही और मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तभी मुरिम वर्ल्ड के सभी मास्टर एक साथ आए और उन लोगों ने मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस को फॉर्म किया। उस सेंट्रल हेवनली अलायंस ने डिसाइड किया कि उन सभी को साथ मिलकर एक सेट को क्रिएट करना होगा जो कि साइलेंट नाइट को आम लोगों से दूर रखेगी। और उसके रिजल्ट में द हिडन मार्शल मास्टर बुक जिनहो को चूज किया गया, जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के पहले लीडर बने। और इसी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को सेंट्रल हेवनली अलायंस ने हमेशा अपना सपोर्ट देने का वादा किया। उन लोगों के सपोर्ट में काउंटलेस फाइटिंग टेक्निक और स्पिरिचुअल रिमेडिट्स भी थे, और ऐसा इसलिए ताकि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट अपनी पावर को बढ़ा सके और वो साइलेंट नाइट ऑर्गेनाइजेशन को रोक पाए। फिर टाइम ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए बीता गया और फिर इस सेक्ट के सेकंड जनरेशन लीडर मुनसेन बने। फिर उनके बाद क्वान योंग थर्ड जनरेशन लीडर बने। और इस समय तक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण बहुत से मार्शल आर्टिस्ट ने आकर इस सेक्ट को ज्वाइन करा। फिर आए नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के फोर्थ जनरेशन के लीडर जिन क्वान हो। सेक्ट के फोर्थ जनरेशन लीडर जिन क्वान हो, जिन्हें ग्रेट नॉर्थ वॉल के नाम से भी जाना जाता था। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 ग्रेट पिलर, जिन्हें नॉर्दर्न का ग्रेट 4 भी कहा जाता था। ग्रेट 4 में से एक थे डीमन फिस्ट जो चियोनवू, जिन्होंने अपने एक ही पंच में सामने वाले बंदों की पूरी हालत खराब कर दी होती है। फिर अगले है द ग्रेट टेम्पेस्ट क्वांग मोसेंग। अगला बंदा द घोस्ट ब्लेड योन चोनवा। फिर उनके बाद आते हैं द आयरन ब्लडेड वॉरियर जाह्युक सिम। ये चारों लीडर क्वान के साथ मिलकर एक क्रूशियल रोल प्ले करते थे। इनकी वजह से ही साइलेंट नाइट नॉर्दर्न लैंड से दूर रहती है और वो लोग नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। फिर एक दिन अचानक से साइलेंट नाइट गायब हो गया, पर फिर एक दिन ग्रेट नॉर्थ वॉल गिर गई। अगले सीन में हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और इस बच्चे का नाम जिन मूवॉन है, जो कि अभी 13 साल का है। और बेसिकली हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके सामने उसके फादर यानी कि कुआन वू अपने घुटने पर खड़े थे। और हमें दिखाया जाता है कि कुआन वू के सामने एक पूरी आर्मी खड़ी थी। कुआन वू कहते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्होंने मुरिम वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है। और वो सोच रहे थे 9 स्काई सबसे ज्यादा पावरफुल है जो कि यहाँ पर आए हैं। जिन लोगों ने मुरिम वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है हेवनली अलायंस, क्या तुम्हें यही करना था? फिर हमें बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि 9 स्काई का द ग्रेट सेज शियोमुन हुआ है, जो कि काफी बुद्धिमान है, जिन्होंने अपनी शियोमुन फैमिली को वापिस से खड़ा करा। उसकी नॉलेज की भूख और सीखने की पैशन की वजह से वो हेवनली लॉर्ड की विजडम को पाने में कामयाब हुआ। फिर वो बुड्ढा कहता है सेक्ट लीडर जिन, क्या आप आखिर तक सच को ठुकराते रहना चाहते हैं? आखिर साइलेंट नाइट के खिलाफ लड़ने वाला हमारा प्रोटेक्टर, उसने हमें धोखा क्यों दिया? ये सुनकर क्वानू कहते हैं मैं जिन क्वानू हूँ, मैंने अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ ही जी है और आप कह रहे हो कि मैंने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर आप लोगों को धोखा दिया है? ऐसी बकवास बात करना बंद करो। ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 पिलर्स ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है, लेकिन तुम तब भी हमसे झूठ कह रहे हो। फिर क्वानू देखते हैं जो 4 ग्रेट पिलर उनके साथ हुआ करते थे अभी उनके खिलाफ हो चुके हैं। और क्वानू सोच रहे थे तुम लोग मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त थे, या बोलूं तो दोस्त भी नहीं थे, तुम मेरे भाइयों जैसे थे। तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर दशकों तक दुश्मन के खिलाफ फाइट करी, आखिर किस वजह से तुम लोगों ने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को धोखा दे दिया? अब मैं सच में अकेला हो गया हूँ। मैं समझ गया कि सबने एक साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि वो मुझे झूठे आरोप में फंसा दे, और अगर मैं यहाँ पर उनसे लड़ने की कोशिश करूंगा या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा, उनसे जो भी हो सकेगा वो लोग वो करेंगे। फिर क्वान वो गुस्से में कहते हैं मैं समझ गया सेंट्रल हेवनली अलायंस, मैं तुम लोगों की
बात मानूंगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। वहाँ पर मौजूद लोग सोच रहे थे उसकी इंटरनल फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्दर्न हेवनली सेड कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया था, लेकिन साइलेंट नाइट को रोकने के लिए इतनी पावर भी नहीं चाहिए थी। जब तक कि नॉर्दर्न हेवनली सेड खड़ा हुआ है, हम लोग कभी भी मेनलैंड पर पूरा कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। क्वान वू फिर कहते हैं आज से नॉर्दर्न हेवनली सेड को डिसबैंड किया जा रहा है। सेड के सारे डिसाइपल उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तुम लोग जहाँ पर चाहो वहाँ पर जा सकते हो, तुम इसके लिए पूरी तरह से फ्री हो। और नॉर्दर्न हेवनली सेड के लीडर जिन क्वान वू का ये आखिरी ऑर्डर है। फिर क्वान वू सेंट्रल हेवनली लॉर्ड को कहते हैं मेरा बेटा जिसने अपनी माँ को बहुत छोटी सी उम्र में ही खो दिया था और अब उसे अकेला इस नॉर्दर्न लैंड में बड़ा होना पड़ेगा। तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग उसे कुछ भी नहीं करोगे। वो बुढ़ा सोच रहा होता है अच्छा होता कि मैं उसके वंश को यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर देता, लेकिन लगता है कि मैं अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और ये सोचने के साथ वो हाँ कर देता है और कहता है कि हम तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो सोचने लगता है अगर हम लोगों ने उसकी बात अभी नहीं सुनी तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे टीमों के लीडर हमारे खिलाफ हो जाए। फिर क्वान वू अपने बेटे जिन मुवोन से कहते हैं मेरे बेटे मुझे माफ कर देना। और ये कहते साथ वो अपनी ही स्वॉर्ड अपने आर पार कर देते हैं और खुद को वहीं पर ही मार लेते हैं। लोगों को साइलेंट नाइट से बचाने के लिए नॉर्दर्न हेवनली सेड को क्रिएट किया गया था और उन्हें हमेशा सपोर्ट करने का वादा सेंट्रल हेवनली अलायंस ने करा था। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से करी। आखिर में 4th जनरेशन सेक्ट लीडर को धोखा देकर मारकर नॉर्दर्न हेवनली सेड को हमेशा के लिए डिसबैंड कर दिया गया। अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं कुछ लोगों ने जिन मुवोन को पकड़ा हुआ था और जिन लोगों ने पकड़ा था उनका लीडर जिन से कहता है तो तुम फाइनली उठ ही गए। जिन कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो लीडर कहता है जरा देखो तो इसे, मुझे लगा था कि वो कोई कमजोर बच्चा होगा लेकिन वो तो हमें अपनी आंखों से ही डरा रहा है। देखो बच्चे मुझे ये नहीं पता कि दूसरे ग्रुप ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, लेकिन मैं कैप्टन जियांग एक दयालु आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है ये बात को सोचते हुए कि हमें यहाँ पर 3 साल तक रहना होगा और वो भी सिर्फ तुम जैसे बेकार लड़के के लिए। चलो अभी मुझे बता दो तुमने हथियार और मार्शल टेक्निक्स को कहाँ पर छुपाया है, या फिर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पर ही मार दे और फिर वापस से मेनलैंड चले जाए। जिन यह सुनकर हंसने लगता है। जियांग कहता है तुम हंस क्यों रहे हो बच्चे, मुझे लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर तुम अभी किस सिचुएशन में हो। देखो हम तुम्हें मार कर सीधे जंगल में फेंक देंगे जहाँ पर भेड़िए तुम्हें फाड़ कर कच्चा चबा जाएंगे और ये सब करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और ऐसा करने पर हमें अगले 3 साल तक यहाँ पर रुकना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जिन हंसने लगता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर भी सकते हो। जियांग ये सुनकर अपने एक बंदे की तरफ देखने लगता है। उसका ये इशारा पाकर वो बंदा जिन की उंगली पर एक कट लगा देता है जिसकी वजह से उसकी उंगली से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और उसे बहुत दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन वो कहता है क्या तुम उस प्रॉमिस को भूल गए जो हेवनली अलायंस ने मेरे फादर के साथ बनाया था। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा हैरान होता है। फिर तभी सीन कट होता है। हमें फ्लैशबैक का कुछ सीन दिखाया जाता है और हमें साइलेंट नाइट के बारे में कुछ जानकारियां दी जाती है। नॉर्दर्न हेवनली सेड के कारण साइलेंट नाइट इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गई थी और फिर लोगों को भी भरोसा हो गया था कि साइलेंट नाइट अब और एग्जिस्ट नहीं करती। पर जब नॉर्दर्न हेवनली सेड जो कि साइलेंट नाइट को रोक रही थी डिसबैंड हो गई, ये मौका पाकर साइलेंट नाइट दोबारा से अपीयर हुई और अभी सेंट्रल हेवनली अलायंस किसी को यहाँ पर भेजती है इस जगह पर नजर रखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, इसका बस एक ही पर्पस है, एक इंसान के ऊपर नजर रखना ताकि वो कभी भी नॉर्दर्न हेवनली सेड को रिवाइव ना कर पाए और कभी भी बदला लेने का ना सोचे। यहाँ पर रहकर हमेशा उसके ऊपर नजर रखना उन लोगों के ट्रू ऑब्जेक्टिव है और वो लोग जिस पर नजर रख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवनली सेड का उत्तराधिकारी जिन मुवोन है जो कि लास्ट लीडर का एकलौता बेटा है। और जिस आखिरी ग्रुप ने उसके ऊपर नजर रखी थी उन्होंने कहा कि क्वान वू ने बस जिन को पढ़ना ही सिखाया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके पास मार्शल आर्ट्स की कोई भी नॉलेज नहीं है और यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड जो कुछ भी था उसे सेंट्रल हेवनली अलायंस और ग्रेट फोर ले गए और उन्होंने इस जगह को बड़े ध्यान से देखा, हर जगह पर ढूंढा पर उन्हें यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन जिन ने होश में आते ही कहा कि उसे कोई स्किल सीखनी है जिसकी वजह से वो कमा कर खा पाए और जिंदा रह सके। फ्लैशबैक में ही जब जियांग इसके बारे में सुनता है और कहता है कि इस पर बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है। ग्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेड के लीडर का बेटा बस ब्लैक स्मिथिंग करना चाहता है और उसे इसकी परमिशन भी मिल जाती है। पर एक और बात है जिस पर बिलीव करना और भी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर कोई भी मार्शल स्क्रोल छुपाया नहीं हुआ है। पर अगर यही सच है तो हमारे यहाँ पर 3 साल रहने की बात आती ही नहीं। और ये बातें उनका वाइस कैप्टन सुमुंग सान सिर्फ सुन रहा था। तभी हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस सेट की तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर जिन बोलता है यहाँ पर लगता है गेस्ट आ रहे हैं, अब चीजें और भी ज्यादा अनोइंग होने वाली है। फिर ऐसे ही वो चलते चलते द हाउस ऑफ 10,000 स्पिरिट यानी कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आ जाता है और जैसा इसका नाम है यहाँ पर 10,000 कंफ्यूजन और मार्शल स्क्रोल थे। पर ग्रेट फोर यहाँ से सब कुछ ले गए हैं। कर्ज घोष ब्लेड, चुनवा, स्वॉर्ड टेक्निक
टेक्निक्स ले गए। डीमन फिस्ट चोन वू हाथों से रिलेटेड सभी टेक्निक्स ले गए। वो टेक्निक्स को ग्रेट टेम्पेस्ट मुशियंग ले गए और एनर्जी अटैक्स की सारी नॉलेज इंक्लूडिंग सुपर स्ट्रेंथ और अटैक उन्हें आयरन ब्लडेड वॉरियर युक्शिम ले गए। और वो एक विंडो के पास बैठा बैठा सोच रहा होता है। ज्यादातर नॉर्दर्न हेवनली सेट के डिसाइपल ग्रेट 4 को ही फॉलो करते हुए उनके साथ ही चले गए और उन लोगों ने अपने साथ कुछ न कुछ लिया ताकि वो लोग मेनलेट पर जाकर कुछ कर पाए और सरवाइव कर पाए। और मैं यहाँ पर पूरा अकेला हो गया। नहीं, मुझे अकेला कर दिया गया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब क्वान वो आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने जिन से कहा था कि आज से तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के लीडर हो। आगे जिन कहता है नॉर्दर्न हेवनली सेट के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर समय रुक गया है और अभी नॉर्दर्न हेवनली सेट जिस खस्ता हालत में है वही हाल मेरा है। मैंने अभी भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी, बस अपनी कमजोरी को खत्म करने के लिए मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं कमजोर ही रह गया तो मेरे फादर ने जो भी करा जो भी सहा वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और वो ये सोचते हुए ही आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे देखते हैं कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर नजर रख रखी होती है। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और बाकी यही हुआ था कि उन लोगों ने जिनको पकड़कर वहाँ पर बांध दिया था और अभी प्रेजेंट में वो अपनी उंगली पर चोट लगने के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वाइस लीडर कह रहा होता है हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वो बस एक छोटा बच्चा है। अपना जिन कहता है क्या तुम लोग वादे के बारे में भूल गए हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये सब करने की परमिशन दी गई है नॉर्दर्न हेवनली सेट के मार्शल स्क्रोल्स और आर्टिफैक्ट। क्या तुम्हें लगता है सेंट्रल हेवनली अलायंस ने यहाँ पर कुछ भी छोड़ा है? उन लोगों ने इस जगह को पूरी तरह से सफाचट कर दिया है। तुम लोग मुझे यहाँ पर मार कर वापिस से मेनलैंड जाना चाहते हो और यही तुम्हारा इरादा है, क्यों है ना? चलो आगे बढ़ो और ये ट्राई करके भी देख लो। मेनलैंड में सेंट्रल हेवनली अलायंस में ग्रेट 4 के बहुत सारे डिसाइपल है। उन्हें सेंट्रल हेवनली अलायंस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया था और फिर उन्हें ऐसे जबरदस्ती ग्रुप्स में डाल दिया गया। उनमें से अभी भी कुछ नॉर्दर्न हेवनली सेट के लॉयल डिसाइपल है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मार के फेंक दोगे और ये सब जानने के बाद वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? उन्हें इमीडिएट पता चल जाएगा कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर। उन्हें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो तुम्हें यहाँ पर आकर तुम्हारा यहाँ पर खात्मा कर दे। तुमने ये बात जानने की कोशिश नहीं करी? पहले वाले लोग यहाँ पर 3 साल तक रहे, फिर भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और चुपचाप वापिस चले गए। उसकी ये बात सुनकर जियांग गुस्से में आकर अपनी सोट को निकालते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लेकिन तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन आते हुए उसको रोक देता है और उससे बोलता है ये बच्चा सही कह रहा है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कैप्टन के भी पसीने आ रहे होते हैं। वाइस कैप्टन आगे बोल रहे होते हैं हमने यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिया, हमें यहाँ पर किसी भी तरह की टेक्निक्स और आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले। फिर कैप्टन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं हाँ इसे जाने दो। जिन कहता है कि मुझे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए, ये मेरा घर है और तुम लोग कुछ घुसपैठिए और अभी मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर एटलीस्ट गेस्ट की तरह बिहेव करोगे। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो आज तुम लोगों ने जो भी किया है उसके बारे में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जियांग कहता है बच्चे मैं आज तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर जिस वक्त तुम मुझे सस्पिशियस लगे और ग्रेट 4 ने मुझे परमिशन दे दी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये बात अपने दिमाग में रखना। वाइस कैप्टन कहते हैं सभी लोग वापस से चलो पर उस पर ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से जाने से पहले जिन को कपड़ा देकर कहते हैं हमें माफ करना और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। फिर उनके जाने के बाद अपनी ब्लीडिंग को रोकते हुए जिन बोलता है क्या नॉर्दर्न हेवनली सेट का कोई लॉयल डिसाइपल बिल्कुल भी था? नहीं, वो लोग लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर वो लोग सच में लॉयल होते तो वो लोग कब के आकर मुझे बचा लेते और इस नर्क से निकाल कर ले जाते। और वो खुद ही को ही कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग भी है जो कि इस बारे में सोचते भी है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ या फिर मर गया? एक्चुअली वो लोग मेरे मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले सीन में जिन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी के ऊपर चढ़ रहा था और वो ऊपर जाते हुए सोच रहा था यह सच है कि नॉर्दर्न हेवनली सेट से सब कुछ ले जाया गया है, लेकिन नॉर्दर्न हेवनली सेट का दिल अभी भी जिंदा है। जिन फिर ग्रेट लाइब्रेरी के छत पर बैठकर सोच रहा था नॉर्दर्न हेवनली सेट का सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ग्रेट 4 भी नहीं जानते। फिर यहाँ पर बहुत बड़ी बात रिवील होती है, नॉर्दर्न हेवनली सेट का अल्टीमेट मार्शल स्क्रोल खुद नॉर्दर्न हेवनली सेट ही है। जब सूर्य पूर्व से उगने लगता है तब नॉर्दर्न हेवनली सेट की दीवारों की परछाई जमीन पर पड़ती है। इन दीवारों को वॉल ऑफ 10,000 शेडोज कहा जाता है और ये एक अनजान लैंग्वेज में बदल जाती है और इस लैंग्वेज को फॉरगॉटन लैंग्वेज कहा जाता है। लोअर किंगडम की वॉल ऑफ 10,000 शेडोज को सेक्ट के पहले लीडर ने बनाई थी और इसमें जितनी भी राइटिंग है इसमें सभी लीडर्स ने अपनी कुछ न कुछ टीचिंग लिखी है और इसी रीजन की वजह से मेरे फादर ने मुझे लोमन किंगडम की लैंग्वेज पहले सिखाई, ना कि मार्शल आर्ट्स। लेकिन ये राइटिंग आम लोगों को सिर्फ ड्राइंग्स लगती है क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है जो कि मैं इसे पढ़ सकूं। इसी वजह से ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को हमेशा
ऐसा ही लगे और मुझे उन्हें हमेशा ये बात बिलीव करानी पड़ेगी। प्रीवियस सारे सेक्ट लीडर्स के कंबाइंड टीचिंग यहाँ पर है, लेकिन नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज को सीखने से पहले मुझे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब तक कि मुझ पर सेंट्रल हेवनली अलायंस ने नजर रख रखी है, मैं उनका अटेंशन अपने ऊपर लाना नहीं चाहता। मुझे सब कुछ छुपा कर रखना होगा और शांति से आगे बढ़ना होगा। तभी उसकी नजर किसी के ऊपर पड़ती है जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की तरफ ही आ रहा था और ये थे अंकल हुआंग। हमें इनके बारे में बताया जाता है हुआंग चियोल ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के फॉर्मल वॉरियर हैं। उन्हें मार्शल आर्ट्स के नाम पर सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही आता है, जिस वजह से वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के सबसे कमजोर वॉरियर हैं। लेकिन कोई भी उनकी तरह सेक्ट के लिए लॉयल नहीं है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ देने के बाद वो एक वंडरिंग ट्रेडर के तौर पर काम करने लगे और वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वो जिन को जितना ज्यादा हो सके सप्लाईज पहुंचा सके। मिस्टर हुआंग एक ऑर्फन थे जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और ना ही उनमें मार्शल आर्ट्स का कोई टैलेंट था, जिस वजह से उन्हें सारे सेक्ट रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन 4th जनरेशन सेक्ट मास्टर यानी कि अपने जिन के फादर जिन कोआन ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनसे जितना हो सका था उन्होंने इन्हें सिखाने की कोशिश करी थी ताकि वो मिस्टर हुआंग को एटलीस्ट इतना तो सिखा ही सके ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। जिस वजह से मिस्टर हुआंग ने उनका ये एहसान कभी नहीं भूला और इसी रीजन की वजह से जब सभी लोग इस सेक्ट को छोड़कर चले गए तब भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। यानी कि ये बंदा जिनके बहुत ज्यादा फेवर में है, उनको वहाँ पर आते देख जिन उनके पास दौड़ते हुए जाते हुए बोलता है अंकल हुआंग आप कैसे हो। अंकल हुआंग भी बोलते मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ, तुम तो पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हो। तभी अंकल हुआंग की नजर जिनकी उंगली पर पड़ती है जहाँ पर चोट लगी थी। ये देखकर वो बोलते हैं क्या उन बकवास लोगों ने वापस से आपको हर्ट किया क्या ये सब उन नए गार्ड्स ने किया क्या। जिन कहता है कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ब्लैक स्मिथिंग करते समय मुझे चोट लग गई थी। अंकल हुआंग कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। जिन फिर बात घुमाते हुए कहता है अंकल हुआंग आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। आपने अभी तक मेरे लिए जो भी करा है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊंगा, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अंकल हुआंग कहते हैं नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के बिना मैं किसी सड़क किनारे किसी कोने में पड़ा होता, आपकी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। फिर जिन देखता है अंकल हुआंग की काट में एक पत्थर रखा हुआ था। यह देखकर जिन उनसे पूछता है अंकल हुआंग आप ये पत्थर लेकर क्यों आए हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अंकल हुआंग कहते हैं मैं जब यूनान गया था वहाँ पर मुझे ये पत्थर मिले। ये ऐसे पत्थर है जो कि आसमान से गिरे थे और इसे वहाँ की एक ट्राइब सेक्रेट ऑब्जेक्ट के तौर पर पूजा करती थी, लेकिन उस ट्राइब को मारकर खत्म कर दिया गया तो ये पत्थर वहाँ पर ऐसा ही लावारिस पड़ा था। ये सुनकर जिन कहता है क्या उन्हें मार दिया, लेकिन उन्हें किसने मारा अंकल। फिर अंकल हुआंग कहते हैं मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई माइटी फिस्ट वालों से हो गई थी और उन लोगों ने इसे यूनान में सेटल करने का डिसाइड करा था। फिर हमें बताया जाता है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को धोखा देने के बाद ग्रेट 4 ने अपनी खुद की एक फोर्स तैयार कर ली है। घोस्ट ब्लेड योन ने वेस्ट में एक सेट को बनाया है जिसे प्रोटेक्टर्स ऑफ द वेस्टर्न हेवंस के नाम से जाना जाता है। वहीं ग्रेट टेम्पेस्ट किंग ने एक सेट को बनाया है जिसे विंडी माउंटेन हाउस कहता है, लेकिन ये कुछ टाइम से इनएक्टिव है। आयरन ब्लडेड वॉरियर जाय जो कि 4 पिलर्स में सबसे पावरफुल फाइटर कहलाते हैं, उन्होंने नॉर्थ में आयरन ब्लड कैसल को बनाया है। और अंत में मर्सीलेस एंग्री बियर जो चियोंगवू एक सेट को लीड करता है जिसका नाम माइटी फिस्ट है। माइटी फिस्ट वालों का नाम सुनकर जिनको गुस्सा आने लगता है, उसे गुस्से में देखकर अंकल हुआंग बात को पलटे हुए कहते हैं ओ यंग मास्टर आप अब ब्लैक स्मिथिंग सीख रहे हो, मैं कुछ आयरन को लाया हूँ ताकि आप उसको मटेरियल के रूप में यूज कर सको। जिन कहता है क्या सच में अंकल, मैं इसका अच्छे से यूज करूंगा। फिर वो लोग अंदर जाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन कहता है अंकल हुआंग ठंड बढ़ रही है तो चलो अंदर चलो। तभी हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपे हुए थे और उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। वो मन में सोचते हैं तो ये आदमी हुआंग है पर वो कोई खास नहीं है, बस उसकी लॉयल्टी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के प्रति काफी इम्प्रेसिव है। पर दुख की बात यह है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी इस खराब हालत में है। वो ऐसे इधर उधर फिरता रहता है जैसे कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस ना हो। वो फोर्जिंग में जाकर अपना टाइम खराब करता है, ग्रेट लाइब्रेरी के छत पर बैठकर टाइम पास करता है और इन्हीं चीजों में अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। मैं उससे किसी भी तरह की एनर्जी और फाइटिंग स्किल को सेंस नहीं करता। ये लड़का कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो हेवनली अलायंस और 4 पिलर के बारे में बात कर रहा था, अगर उसने अपनी स्टोरी को थोड़ा रिफाइन करा होता तो इस पर बिलीव करना ज्यादा आसान होता। लेकिन इस एज में उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये तो बहुत बेकार बात है कि अगर क्वान वू उसे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सिखा देते तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता था। तभी वाइस कैप्टन देखते हैं यहाँ पर एक मैसेज आया है। उस मैसेज को पढ़कर जंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है पहले तो इन लोगों ने हमें इस फालतू सी जगह में सड़ने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर भेजने के बाद उन्होंने हमसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करा। पर वो लोग अब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। ये जगह ना तो किसी लेक के
आसपास है और ना ही यहाँ पर कोई खूबसूरत शहर है जो कि वो लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। और फिर वो चिढ़ते हुए बोलता है, वाइस कैप्टन जल्द से जल्द एक खाली बिल्डिंग को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जिसके जवाब में वो भी हाँ कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिन और अंकल हुआंग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे और जिन उनसे पूछता है बाहरी दुनिया में अभी क्या हो रहा है। अंकल बताते हैं अभी के समय में एक नए मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है जिसका नाम डैम सिचियोन है और उसने हर किसी का अटेंशन अपने ऊपर खींच लिया है। फिर वो आगे बताते हैं डैम सिचियोन जो कि कह रहा था कि वो 100 मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करेगा, इसलिए वो पूरे मुरिम वर्ल्ड में अटेंशन का सेंटर बना हुआ है। डैम सिचियोन घोस्ट जो कि जरा भी आंसू नहीं दिखाता डैम जियोखिम का थर्ड सन है जो कि हेवनली अलायंस के 9 स्काइज में से एक है। पहले तो हर किसी ने उसके इन चैलेंजेस का मजाक उड़ाया, लेकिन अब उसने एक एक करके सभी वॉरियर्स को साइड कर दिया। वो सिर्फ 18 साल का है, लेकिन उसकी शॉकिंग एबिलिटीज ने मेनलैंड का लोगों का सपोर्ट पा लिया है। अब तक डैम सियोचुन ने टोटल में 93 फाइट्स जीत ली है और अगर वो 7 बार और जीत जाता है तो वो ऐसा रिकॉर्ड सेट कर देगा जिसे इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लोग तो उसके इस चैलेंज को 100 मैन चैलेंज के नाम से जान रहे हैं। जिन कहता है वो बस 18 साल का है और इतना सब कुछ कर पा रहा है। अंकल वांग कहते हैं अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो डेफिनेटली आगे जाकर मुरिम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पिलर बन जाएगा। और अगर कुछ रूमर के माने तो वो भी यहाँ नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है और इसी वजह से नॉर्थ के आसपास में जो भी सेक्ट है वो सभी काफी घबराए हुए हैं। जिन कहता है ये बंदा तो काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। फिर जिन कहता है अंकल हुआंग आपको यहाँ पर रुककर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अंकल हुआंग कहते हैं मुझे करना तो चाहिए लेकिन मैं कर नहीं सकता। मैं विंटर के बाद में फिर से वापस आऊंगा और मुझे माफ कर देना, मैं इन दिनों आपके और काम नहीं आ पाऊंगा। जिन कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है अंकल हुआंग, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर जिन अंकल हुआंग को गुड बाय कर देने के बाद वापस आ रहा था तभी वाइस कैप्टन आकर उससे कहते हैं यंग मास्टर जिन मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। ऐसी खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ जरूरी गेस्ट आ रहे हैं और वो यहाँ पर नेक्स्ट स्प्रिंग तक आ जाएंगे, तो हम लोग सोच रहे थे कि हुआचेंग पैलेस को रिपेयर करके उसका यूज किया जाए। जिन कहता है तुम लोगों को जो भी ठीक लगे तुम वो करो, वैसे भी सभी बिल्डिंग को अबंडेंट कर दिया गया है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है। अगर आपको बस यही सब कहना था तो अब मैं चलता हूँ। फिर जिन ग्रेट लाइब्रेरी में जाता है, जैसे ही वो उस लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है तभी वो नीचे की तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो इधर उधर देखता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करते हुए उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कौन हो। उसकी आवाज को सुनकर जिन सोचता है ये तो एक लड़की की आवाज है। फिर जिन उससे बोलता है ये क्या बकवास सा क्वेश्चन है, ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि पहले मैंने पूछा है। जिन कहता है कि मैं इस जगह का ओनर हूँ। लड़की कहती है ओनर मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी हो। जिन कहता है तुमने सही कहा पर अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने की। तभी वो लड़की अचानक से नीचे गिर जाती है और जिन देखता है कि वो लड़की काफी इंजर्ड थी। उसे देखकर जिन कहता है आखिर एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये कोई क्रिमिनल है। रुको पहले मुझे इसे देखना चाहिए, ये जिंदा भी है या फिर टपक गई। फिर जिन उसके हार्ट बीट को चेक करता है और वो कहता है ये तो अभी जिंदा है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर जिन उसे उठाकर एक कमरे में लेकर जाता है और जाकर देखता है कि उसके शोल्डर पर एक घाव है। देखकर लग रहा था कि उसके ऊपर डेडली पॉइजन से हमला किया गया है। फिर वो अपने ड्रॉअर में देखते हुए सोचता है ओ हाँ मेरे पास तो हार्ट प्रोटेक्शन एंटीडोट है, ये एक मात्र पिल है जिसे उन 4 पिलर्स ने मुझसे नहीं लिया। फिर उसे मिस्टर हुआंग की बात याद आती है और वो सोचता है ये वो एक मात्र बैकअप पिल है जो कि मुझे वापस से नहीं मिलेगी। और वो सोचता है मैं ये भी नहीं जानता कि ये लड़की कौन है और इस एंटीडोट का यूज करना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। लेकिन वो उसका इलाज करते हुए सोचता है लेकिन कुछ भी हो मुझे इसका इलाज तो करना ही होगा। और वो उस एंटीडोट को यूज कर देता है और सोचता है मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। और लग रहा है कि उसका खून भी बहना बंद हो गया है, पर आखिर ये लड़की है कौन और आई कहाँ से है। ये जगह तो बहुत सारे गेस्ट को रिसीव कर रही है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं उसी असेसियन लड़की को जिसको कि होश आ जाता है और वो अचानक से उठते हुए बोलती है मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी उसको पेन फील होता है और वो अपने कंधे पर अपना हाथ रखती है और अपनी पट्टियों को देखकर वो बोलती है आखिर मुझे हील किसने किया। तभी हम देखते हैं जिन को जो कि वहीं पर ही खाना बना रहा होता है। वो उसको होश में आते हुए देखकर उससे बोलता है ओह तो तुम उठ गई, मुझे बस 2 सेकंड दो, खाना तैयार हो ही गया है। फिर उस लड़की को याद आता है कि जब वो ग्रेट लाइब्रेरी में घायल अवस्था में आई थी तभी जिन वहाँ पर आया था जिस वजह से उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो लड़की सोच रही थी आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। जिन कहता है तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे कि तुम मर ही गई हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पड़े पड़े पूरे 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर वो लड़की सरप्राइज होते हुए कहती है क्या 3 दिन, पर रुको पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया। उसकी बात का जवाब देते हुए जिन कहता है पहली बात तो मुझे नहीं
पता कि तुम असिस्टेंट हो या फिर नहीं, जो कि मुझे यहाँ पर मारने आई थी, या फिर तुम कोई ट्रैवलर हो जो कि काफी इंजर्ड हो गई थी और तुम मरने की कगार पर थे, और मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ, और वैसे भी मैं अब और किसी को अपने घर में मरता हुआ नहीं देखना चाहता। उसके बाद सुनकर वो लड़की सोच रही थी ऐसा लग रहा है कि उसका कोई खराब इंटेंशन नहीं है और मैं उसमें से किसी भी तरह की को फील नहीं कर पा रही हूँ। क्या ये उसकी काइंडनेस है? जिन कहता है जल्दी से खाना खा लो, यहाँ तक कि पूरे 3 दिन से मैं ही तुम्हें खाना खिला रहा था, पर अच्छा होगा कि तुम अब अपने हाथों से खाना खा लो। फिर वो लड़की कहती है डैन तो ठीक है, मैं यहाँ पर जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हूँ तब तक रहूंगी। जिन कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो करो, तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहती हो तब तक रहो, पर मुझे ये तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है। उसकी बात सुनकर वो लड़की थोड़ी चिढ़ती हुई उससे बोलती है आखिर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो। उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर जिन भी उस पर चिढ़ते हुए उससे बोलता है कम ऑन, मैंने तुम्हें हील करा है, तुम्हें खाना खिलाया है, तुम्हें रहने और सोने के लिए जगह दी है, और अब भी तुम इतनी एरोगेंटली बोल रही हो, एटलीस्ट मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की शांत होते हुए बोलती है मेरा नाम यून हान शियोल है। फिर जिन कहता है मैंने यहाँ पर कुछ क्लोथ्स रख दिए हैं, अब मुझे ये नहीं पता तुम्हें ये फिट होंगे कि नहीं, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो, और स्टोरेज रूम में कुछ खाना भी रखा हुआ है, तो अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी, मैं इसके पास वाली बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, अभी जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। और ये कहते साथ ही जिन वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद यून सोच रही थी मुझे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करना होगा और फिर पॉइजन को धीरे धीरे करके निकालना होगा। मुझे लगता है कि उसी का नाम जिन मूव ऑन है, पर आखिर उसने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूँ? पर जो भी हो वो काफी अजीब है। इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी के छत पर बैठे बैठे जिन सोच रहा था एक लड़की ऐसे अकेले घूम रही है, अगर मैं उसके घावों से उसे जज करूँ तो वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। उसे यहाँ पर रखना बहुत रिस्की है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन मैंने तो उसे यहाँ पर रहने दिया। क्या मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मैंने किसी अनजान पर ही भरोसा कर लिया और उसे रहने के लिए जगह दे दी? लेकिन यून नाम अच्छा है। फिर अगले सीन में हमें वाइस कैप्टन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे थे, पर जांग वहाँ पर मस्त घोड़े बेच कर सो रहा था। फिर हमारा सीन वापस से कट होता है। हम देखते हैं जिन को जो कि उनके घर के सामने खड़ा होकर सोच रहा था 3 दिन हो गए हैं, वो फिर से घर से बाहर नहीं आई। क्या वो ठीक तो है या फिर मर तो नहीं गई? आशा करता हूँ कि वो जिंदा होगी। क्या मुझे कल जाकर उसे चेक करना चाहिए? अंदर हम देखते हैं यून को जो कि मेडिटेट करते हुए सोच रही थी अभी तक मैं सिर्फ अपनी थोड़ी ही इंटरनल एनर्जी को रिकवर कर पाई हूँ। नॉर्मली मुझे मेरी पूरी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करना होगा, उसके बाद ही मैं जाकर इस पॉइजन को निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और डेडली पॉइजन है, ब्लड सोल पॉइजन। पता नहीं कि जिन ने कौन से एंटीडोट का यूज करा है, लेकिन जबकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म होने लगी है, एंटीडोट का इफेक्ट ऑलमोस्ट जा ही चुका है। अभी मेरे लिए इस पॉइजन को काउंटर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस पॉइजन को अपने शरीर में से निकालना होगा। मेरी जितनी भी इंटरनल एनर्जी रिकवर हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे फोकस करना होगा, और ऐसे ही यून अपनी पूरी कोशिश करने लगती है ताकि वो अपने शरीर में से उस पॉइजन को बाहर निकाल पाए, लेकिन वो पॉइजन उल्टा उसी के ऊपर बैकफायर करने लग जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है और वो बेहोश होते हुए सोचती है क्या मेरा अंत आ चुका है? मैंने जिन को प्रॉपर्ली थैंक्स भी नहीं बोला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही यून को संभालते हुए अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और अपनी एनर्जी से उसके पॉइजन को दूर करते हुए उससे बोलता है मिस उठ जाइए, अपने दिमाग पर फोकस करो और अपनी इंटरनल एनर्जी को रास्ता दिखाओ, अपनी उंगलियों पर कंसंट्रेट करो। और वो बंदा जैसा जैसा कह रहा था यूना भी वैसा वैसा करती है, जिसके कारण जो पॉइजन उसके अंदर मौजूद था वो उसके हाथों के थ्रू उसके शरीर में से निकल जाता है और वो होश में आ जाती है। वो बंदा उससे बोलता है पॉइजन जा चुका है, अगर मैं आने में थोड़ा भी लेट हो जाता तो आप कब की टपक चुकी होती। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है शेरियोंग, एक मिस्टीरियस मैन। उसको वहाँ पर देखकर यून कहती है शेरियोंग तुम ठीक हो? वो बोलता है मिस लेट होने के लिए आई एम सॉरी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा लेकिन ये रियलाइज नहीं करा कि आप यहाँ पर छुपी होगी। मेरी लाइफ का बस एक ही पर्पस है, मुझे मास्टर और यंग मिस दोनों को ही सर्व करना है, लेकिन मैं आप दोनों को ही बचाने में फेल हो गया। मुझे इसके लिए कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यंग मिस आपको अभी कैसा लग रहा है? क्या आप अभी खड़ी हो सकती है? यून कहती है मैं ठीक हूँ, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो अभी तक मैं मर चुकी होती, और वैसे भी हम पर छुप कर वार किया गया था जिसके कारण तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम अभी तक कहाँ थे? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? शेरियोंग कहता है मैं भी इंजर्ड हो गया था, मैं भी छुप कर अपने घावों को हील करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद मैं तुरंत ही आपको ढूंढने के लिए निकल गया। फिर यून उससे बोलती है तुमने पहले जाकर मेरे टीचर को क्यों नहीं ढूंढा? वो बोलता है मुझे पता है कि वो ठीक होंगे, आपको उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अभी आपका रिकवर होना ये पहली मेरी प्रायोरिटी है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में कवर लेना एक स्मार्ट चॉइस थी। वो कमीने इतनी जल्दी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप यहाँ पर छुपी हो, आप यहाँ पर हो, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ही रहना चाहिए और
अपनी इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह से रिकवर कर लेना चाहिए। आप यहाँ पर ही रहिए और मैं जाकर मास्टर को ढूंढता हूँ और मैं जल्द से जल्द मास्टर को ढूंढ कर वापिस से आऊंगा। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होता है। हम देखते हैं जिन को जो कि अपनी ब्लैक स्मिथिंग कर रहा था और वो ब्लैक स्मिथिंग करते करते अपने मन में कुछ बातों को दोहरा रहा था जो कि सिर्फ बात नहीं, वो एक टेक्निक थी 10,000 शेडोज की। जो 10,000 स्पिरिट टेक्निक है वो 10,000 स्पिरिट वॉल पर इनग्रेव है, यानी कि छपी हुई है, और जिसे द शेडो एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि नॉर्दर्न हेवनली सेट के फर्स्ट जनरेशन लीडर बुक जिन्हू ने बनाया था। और चूंकि इस टेक्निक का नेचर डार्क और सिक्रेटिव है तो इसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फाइटिंग टेक्निक कितनी एडवांस है। तो जिन मूवोन को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि उसने कोई इंटरनल एनर्जी को बिल्ड करी है और किसी मार्शल आर्ट्स को सीखी है। लेकिन 4 जनरेशंस को पास करने के बाद भी गैदरिंग ऑफ द 10,000 शेडोज कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई और अभी भी एक अनफिनिश्ड मार्शल आर्ट्स है और जिन भी यही मार्शल आर्ट सीख रहा है। लेकिन अगर उसके पास कोई चॉइस होती कि उसे ये टेक्निक सीखनी है कि नहीं तो वो उसे बाद में सीखता। लेकिन फिलहाल क्योंकि सेंट्रल हेवनली अलायंस सब कुछ ले जा चुकी है और उस पर कड़ी नजर रखी हुई है तो इस स्थिति में उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। फिर जिन अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते हुए हवा में ही एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन अफसोस वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और ये सोचकर जिन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन की उस स्ट्राइक के कारण वहाँ पर मौजूद सभी बर्फ साइड में हो गई थी। फिर अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर आई थी। जिन उसे देखकर उससे कहता है, तुम आज पहले से काफी अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं आई थी तो मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ और अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है तो चलो एक साथ ही खाते हैं। यून फिर अंदर आकर उससे कहती है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ, तुमने मेरे लिए जो भी करा है मैं उसी वजह से ही सरवाइव कर पा रही हूँ। जिन कहता है, इन बातों की चिंता मत करो, चलो यहाँ पर आ जाओ, खाना खाते हैं। फिर यून वहाँ पर बैठ जाती है लेकिन वो खाना खाने में थोड़ी झिझक रही थी। तभी जिन उससे बोलता है, चिंता मत करो, मैंने खाने में कोई भी जहर नहीं मिलाया है। फिर यून उससे बोलती है, तुमने अभी तक मेरे बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। जिन कहता है, लेकिन मैं तुमसे किस बारे में पूछूं? यून बोलती है, मेरे बारे में। जिन बोलता है, मैंने बस डिसाइड कर लिया मैं नहीं पूछूंगा। यून बोलती है, लेकिन क्यों नहीं? जिन कहता है, मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं यहाँ पर शांति से बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगा। यून कहती है, क्या तुम एक इडियट हो? उसकी बातें सुनकर जिन उससे बोलता है, अरे मुझसे सवाल पूछना बंद करो और खाना खा लो चुपचाप। उसके बाद अगले सीन में हम जिन को ग्रेट लाइब्रेरी के छत पर बैठे हुए देखते हैं और वो वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा था, मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी चेंज हो रही है। अब टाइम हो चुका है कि मैं वॉल ऑफ 10,000 स्पिरिट्स में से कोई दूसरी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करूँ, द ब्लेड ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। ये एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड अटैक है जिसे क्रिएट लोगों को मारने के पर्पस से किया गया था और मेरी स्वॉर्ड ट्रेनिंग वो तो बस द वॉल ऑफ 10,000 स्पिरिट की स्वॉर्ड अटैक्स को मास्टर करने का एक पार्ट है। फिर जिन आकर ब्लैक स्मिथिंग करता है और इधर यून अपने कमरे में बैठकर मेडिटेट कर रही थी। इधर हम देखते हैं जिन अभी भी ब्लैक स्मिथिंग कर रहा था और जैसे ही वो अपने काम से फ्री होता है तो वो अपना पसीना पोंछता है, लेकिन अचानक से उसके सामने यून आ जाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुमने मुझे डरा दिया। यून उससे कहती है, मुझे पता नहीं कि तुम कंसंट्रेट करने में कैसे हो, लेकिन तुम्हारी सेंसेस सच में बहुत खराब है। मैं यहाँ पर कुछ समय से बैठी हुई हूँ और तुमने मुझे अब नोटिस करा। चलो जो भी हो, मुझे भी काफी भूख लग रही है, चलो मुझे खाना दो। जिन कहता है, तुम्हें यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने? लेकिन तुम अभी भी इतनी शेमलेस हो, क्या तुम्हें वापस अपने घर नहीं जाना? यून कहती है, चलो ज्यादा बकवास मत करो, मुझे खाना दो। फिर वहाँ से जाते हुए जिन कहता है, आखिर मैं एक लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ जिसे मैं अच्छे से जानता तक नहीं, पर जो भी हो चलो मेरे साथ में तुम्हें खाना देता हूँ। यून उसे देखकर सोच रही थी, मैं उसे कितनी भी अच्छे से देख लूं लेकिन वो मुझे कभी भी समझ नहीं आता। वो नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट है, लेकिन ना ही उसे कोई मार्शल आर्ट्स आती है और ना ही उसे कोई बेसिक नॉलेज है। बस वो ब्लैक स्मिथिंग करते हुए अपना समय बर्बाद ही कर रहा है। लेकिन तभी जिन चलते चलते एकदम से गिर जाता है। फिर वो खुद को संभाल कर वापिस से खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और फिर उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुम वहाँ पर अभी भी क्यों बैठी हो? चलो मेरे साथ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? फिर वो दोनों जिन के घर में आ जाते हैं। फिर वो दोनों ही अपने ऐसे ही हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं और अपना खाना फिनिश कर देते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं, ओह तो ये है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। हमें एक लड़के और एक छोटी सी लड़की के बारे में बताया जाता है। यह लड़का द डेडली स्काई मूवे का बेटा शिम वोन्यूल है और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मूवे कौन है तो उनका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दी हेवनली अलायंस, द डेडली स्काई, द क्रिम्सन जेड मास्टर शिम मूवे। और ये लड़की शिम मूवे की बेटी शिम सुआ है और लड़का 19 साल का और लड़की 14 साल की। ये दोनों भाई बहन है, गलत टोन में मत लेना। फिर अगला इंट्रोडक्शन होता है एक लड़की का जो कि श्यूमन फैमिली से है, हुआ की ग्रैंड डॉटर श्यूमन हाइरियन जो कि 20 साल की है। और अगर
अगर तुम इसके ग्रैंडपा के बारे में भूल गए तो ये एपिसोड के स्टार्टिंग वाला वही कमीना बंदा है जिसे ग्रेट सेज के नाम से जाना जाता है, जिसे नॉलेज की भूख है। और मेनली उसी बंदे के कारण नॉर्दर्न हेवनली सेट के 4th जनरेशन लीडर या बोलू तो हमारे जिन के फादर मारे गए थे। और यही लोग है जो कि सेंट्रल हेवनली अलायंस के गेस्ट है जो कि वहाँ पर आ चुके हैं। फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि डेडली स्काई का आर्मी जनरल मोक वुन प्योंग है। वो बंदा बोलता है यहाँ पर हमें ग्रीट करने के लिए कोई भी नहीं है। तभी अंदर से जियांग और उसकी टीम दौड़ते हुए बाहर आती है और वो आते साथ ही उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं जियांग सेंट्रल हेवनली अलायंस का 3rd मार्शल ग्रुप का कैप्टन हूँ। वो जनरल कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने रूम्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। जियांग कहता है, ऑफ कोर्स सर, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। आप इतनी लंबी ट्रिप से आकर थक गए होंगे ना, चलिए मैं आप लोगों को आपके रूम तक ले जाता हूँ। तभी उनमें से एक आदमी वाइस कैप्टन की तरफ थोड़ी हैरानी से देख रहा होता है। फिर वो एकदम से बोलता है, ओह सो मुशेंग, ये तो तुम हो। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। मैं योपियोल हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वाइस कैप्टन उससे अपना चेहरा छिपा रहे होते हैं जिसके कारण वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। उसके बाद जियांग सभी को लेकर अंदर आ रहा था। अंदर जाते हुए हायरोंग कहती है, इतने ग्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेट को इतनी बेकार हालत में देखकर कितना बुरा लगता है। वो ओनली कहता है, ऐसे ही तो दुनिया काम करती है, अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया तो तुम मर जाओगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हंटिंग डॉग है। एक हंट के बाद में एक हंटिंग डॉग का कोई भी काम नहीं बचता। उसकी बहन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ब्रदर हो, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा क्रूर है। फिर हम जिन और यून को देखते हैं जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि गेस्ट आ चुके हैं। यून जिन को चिढ़ाते हुए उससे बोल रही होती है, आखिर हम हर दिन इतना बकवास खाना क्यों खाते रहते हैं? क्या तुम्हारे पास में कोई अच्छी सी डिश नहीं है? तभी वो दोनों चलते हुए उन लोगों के सामने आ जाते हैं। उन लोगों को गेस्ट के सामने देखकर जियांग और वाइस कैप्टन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें देखकर हायरून बोलती है, ये जरूरी नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट होगा, यंग मास्टर जिन। उन्हें वहाँ पर देखकर यून भी थोड़ी हैरान होती है और वो सोचती है, मैंने इन अनजान लोगों की प्रेजेंस को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था, मेरे सेंसेस बिल्कुल भी डल होते जा रही है। फिर वॉनली जिन को कहता है, तुम जरूरी नॉर्दर्न हेवनली सेट के हायर होंगे, मैं शिम वोन्यूल हूँ या वॉनली, जो भी बोलूं तुम समझ जाना, इनके नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और फिर वो उन दोनों का भी इंट्रोडक्शन उसे दे देता है। उन्हें देखकर जिन पहले तो कुछ सोचता है, फिर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, मैं जिन मुवोन हूँ और ये मेरी दूर की कजन है जो कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने आई है। ये सुनकर यून भी थोड़ी हैरान होती है। जिनकी ये बात सुनकर जियांग वाइस कैप्टन पर गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या दूर की कजन? क्या तुम जानते थे कि वो यहाँ पर किसी को लेकर आया है? अगर तुम लोग इतने समय तक क्या कर रहे थे? वाइस कैप्टन उससे माफी मांगते हुए उससे बोलते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त था, आप इस बारे में भूल जाइए, मैं जल्द से जल्द इसके बारे में छानबीन करूंगा। फिर हम वोन्यूल को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम मुवोन हो, क्या तुम जानते हो कि हम कौन है? जिन उससे बोलता है, मैंने आप लोगों के नाम पहले सुने हैं, आफ्टर ऑल आप लोग फेमस जो हो। वोन्यूल बोलता है, ओह आई गेस इस बेकार सी जगह रहने वाले, मेरा मतलब है कि नॉर्थ में रहने वाले लोग भी मेरे बारे में जानते हैं। ऑल राइट देन, मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम तुमसे बाद में मिलेंगे। हायरून से धीरे से बोलती है, यंग मास्टर शिम इतना रूड मत होइए। इधर जियांग सोच रहा था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर किसी को लाने की? मुझे जरूर उसे सबक सिखाना ही होगा। उसके बाद जियांग उन लोगों को उनका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। इधर जिन को देखते हुए यून सोच रही थी, जिन कितना डम दिखता है, लेकिन शायद वो एक करता है। उसने कितनी आसानी से बिना पल के झपकाए झूठ बोल दिया। वो सच में काफी इंटरेस्टिंग बंदा है। लेकिन एक सेकेंड, वो लोग उन्हें ऐसा एक्ट क्यों कर रहे थे कि जैसे उन लोगों ने इस जगह को खरीद लिया, जबकि ऑनर तो ये है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है। हम वोनली और जनरल को देखते हैं। वोनली जनरल से कहता है, मैं यहाँ पर नॉर्दर्न हेवनली सेट की खोई हुई ग्लोरी को वापस लाने के लिए, मैंने जितना सोचा था ये जगह उससे काफी खराब हालत में है। मेन लैंड में जो भी शांति का माहौल क्रिएट किया गया था, वो बस सेंट्रल हेवनली अलायंस द्वारा बनाया गया बस एक इल्यूजन था। वो लोग नहीं चाहते कि उन लोगों ने जिस सिस्टम को क्रिएट करा है वो खत्म हो जाए। अगर उनसे हो सका तो वो तो हमेशा अपने करप्शन का फायदा उठाते रहना चाहते हैं। जनरल कहते हैं, मैं मोक व्यांगप्योंग में डेडली स्काई के फ्यूचर रूलर के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो करूंगा। वोन्यूल कहता है, तुम्हें कुछ दशकों का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही मैं डेडली स्काई को इनहेरिट करूंगा, लेकिन मेरा प्लान उतने समय तक का इंतजार करना बिल्कुल भी नहीं है। ये जगह मेरी फाउंडेशन की शुरुआत बनेगी, यहाँ से चीजों की शुरुआत होगी, पर उससे पहले कुछ है जो कि मुझे काफी परेशान कर रहा है। मुझे सबसे पहले तो उससे डील करना होगा। फिर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं जिन को जो कि अपनी ब्लैकमेलिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे वोन्यूल आ जाता है और उससे बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि हथौड़े का साउंड इतना प्लेसिंग होगा। उसकी आवाज को सुनकर जिन एकदम से हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैं पूरे समय इस जगह को सेंस कर रहा था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। वोन्यूल कहता है, ऐसे किसी के लिए जिसके पास कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है, तो तुम अच्छा काम कर रहे हो। ये जगह बहुत ही ज्यादा डल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समय बिल्कुल ही रुक गया है। आखिर तुम ऐसे किसी जगह पर कैसे रह सकते हो? फिर वोन्यूल एक ब्लेड को लेकर उसे देखने लगता है और उससे कहता है,
ये ब्लेड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेनलैंड में इन चीजों की काफी अच्छी कीमत मिलेगी। तभी अचानक से वोन्यूल उस ब्लेड को जिन के ऊपर पॉइंट आउट कर देता है, जो देखकर जिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उससे बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वोन्यूल उससे बोलता है नॉर्दर्न हेवनली सेट के डिसेंडेंट ने कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी, ये सब बकवास करना बंद करो। अगर तुमने सच में अपनी होप को छोड़ दिया होता तो तुम इतने समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे। जिन सोच रहा था आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो मुझे यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, मैं अब क्या करूंगा। अगर मैंने यहाँ पर लड़ने की कोशिश करी तो चीजें सचमुच बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसके अलावा ये 9 स्काइज में से एक शिम्मू वेग का बेटा है, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को रिवील नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैंने अभी तक अपने जो भी प्लान बनाए थे वो सभी वेस्ट चले जाएंगे। नहीं, मैं अब क्या करूँ। तभी वोन लियोन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। और वो ये कहने के साथ ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके अटैक को अपनी ओर आते देख जिन सोच रहा था इसकी ये मर्डरस एनर्जी, क्या ये सच में कोई ड्यूअल है। उस अटैक को देखकर जिन खुद को बचाने के लिए अपने पंच को प्रिपेयर करता है और अपनी थोड़ी की को रिलीज करता है, जिस चीज को सेंस करके मूवी भी थोड़ा हैरान होता है। जिन उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को संभालते हुए सोचता है नहीं, अभी फाइट करने का सही समय नहीं आया है और मुझे उससे फाइट भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं उससे पहले डिटेक्ट नहीं कर पाया था तो इसका मतलब ये एक मार्शल मास्टर है। यहाँ पर एक चांस है अगर मैंने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करा तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊं। और अगर मुझे यहाँ पर कोई दाव खेलना ही है तो मैं कोई भी फाइट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा है। और वो ये सोचने के साथ ही मुवे का हमला अपनी छाती पर ले लेता है, जो देखकर मुवे भी हैरानी के साथ सोचता है आखिर वो क्या था। मैंने थोड़ी देर के लिए एक अजीब सी एनर्जी को फील करा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हायरियोंग आ जाती है। जो लोग आते साथ ही जिनको संभालते हैं उसे संभालते हुए हायरियोंग बोलती है तुम हिलो मत, और वो अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोलती है जल्दी करो और इसके खून को रोको। हम देखते उस घाव के कारण जिनको भी बहुत दर्द हो रहा होता है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। हायरियोंग सोच रही थी ये तो अच्छी बात है कि उसने इसकी वाइटल्स को मिस कर दिया। इधर मूवी हैरानी के साथ सोच रहा था लेकिन उसने इतने सिंपल अटैक को भी डॉज क्यों नहीं करा। क्या ये बात सच है कि इसके पास में किसी भी तरह की मार्शल आर्ट्स नहीं है? और अगर ऐसी ही बात है तो वो एनर्जी क्या थी जिसे मैंने सेंस किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सेंसेस बंद हो गए हैं? और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं जब से इस जगह पर आया हूँ तब से मैं जगा हुआ हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। तभी हायरियोंग उस पर चिल्लाते हुए उससे बोलती है तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते यंग मास्टर सिम। मूव अपने हाथों से उस तलवार को छोड़ते हुए उससे बोलता है कम ऑन। मुझे लगा कि वो इतने सिंपल अटैक को तो डॉज कर ही लेगा। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है लेकिन अब जो भी हो मैं उसे अब आपे छोड़ता हूँ। उसको पील खिलाते हुए हायरियोंग उससे बोलती है आप चिंता मत करिए, आपके घाव जल्दी भर जाएंगे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि मास्टर वोन्यूल ऐसा कुछ करेंगे, उनके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हायरियोंग देखती है कि जिन को काफी दर्द हो रहा है और वो उससे कहती है चलिए मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे बहुत दुख है। जिन फिर बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंखें उसके कमरे में खुलती है जहाँ पर उसके सामने यून होती है। होश में आते साथ ही जिन उसका नाम लेता है। यून उससे बोलती है क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया? तुम सच में स्टूपिड हो, भले तुम्हारे पास में जीतने का कोई मौका नहीं था लेकिन तो भी तुम्हें फाइट भी करना चाहिए थी। यहाँ तो फिर तुम भाग तो सकते ही थे। उसको शांत कराते हुए जिन उससे बोलता है मैं उन कमीनों पर भरोसा नहीं कर सकता और वो उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि अंकल हुआंग को छोड़कर ये पहली बार है कि किसी ने मुझे ऐसे डांटा है। ये सुनकर वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है और थोड़ी शर्माने लगती है, लेकिन तभी वो उसको मारते हुए उससे बोलती है आखिर ये तुम क्या बात करने लग गए? हम देखते उसके मारने के कारण जिनको बहुत दर्द होने लगता है। फिर यून उससे बोलती है मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। ये सुनकर जिन उससे बोलता है क्या सच में? यून कहती है जबकि मेरी पूरी रिकवरी हो चुकी है तो मुझे वापस चलना ही चाहिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यून अपना मेडिटेशन कर रही थी। तभी उसके पास में शारियोंग आता है जो आते साथ उससे बोलता है यंग मिस मैंने मास्टर को देख लिया, वो सही है और उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी इंटरनल इंजरीज को रिकवर कर ही लिया है जो उन्हें अटैक के दौरान मिली थी। ये सब सुनकर यून उससे बोलती है क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। शारियोंग बोलता है वो भी जल्दी मूव करने वाले हैं, मुझे बिलीव है कि आप भी रेडी होंगी। अब अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बंजर से एरिया पर एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और फिर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मैं नॉर्दर्न रीजन के रूइन से स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी को फील कर सकता हूँ, ये कितना मैग्निफिसेंट है। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और फिर वो बोलता है आखिर तुम जैसे कुछ चूहे इस जैसी प्लेस पर क्यों छुपे हुए हो? आखिर वहाँ पर कौन है? जल्दी सामने आओ। और उसके ये कहते साथ ही वहाँ जमीन में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो कि निकलते साथ ही उससे बोलते हैं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे सेंस बहुत शार्प है, जल्दी बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो। वो बंदा उनके वेपन्स की तरफ देखते हुए सोचता है मैंने अभी जितने भी मार्शल आर्टिस्ट के साथ में फाइट करी है उन सभी की एनर्जी इन लोगों से बहुत अलग थी, तो अभी तक ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट बचे हुए हैं जिन्हें मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। नॉर्दर्न रीजन तो काफी अमेजिंग है। ये सोचते हुए वो कहता है आखिर मैं तुम लोगों को कुछ भी क्यों बताऊं? ये सुनकर वो बंदा बोलता है मैं बस एक ही लाइन कहूंगा, अगर तुम जीना चाहते हो तो
यहाँ से चुपचाप चले जाओ। उसके बाद सुनकर वो हटाकट्टा इंसान बोलता है, तो तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बस यही सुनने की देरी थी। वो बंदा अपनी हेड को ठीक करते हुए बोलता है, तुम कितने एरोगेंट हो। तो अगर ऐसी ही बात है तो, और वो उस पर अटैक करते हुए बोलते हैं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि तुम उस लेडी को सपोर्ट देने आए हो। सभी लोग जल्द से उसे पकड़ लो। वो हट्टा-कट्टा बंदा भी अपना अटैक को रेडी करते हुए उनसे बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस लेडी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आएगा, तो चलो आ जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वो बंदे अपनी द हिडन फ्लेम फॉर्मेशन का यूज करते हैं ताकि वो उस एकलौते बंदे को मार सके। और ऐसा करने के साथ वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास धूल ही धूल हो जाती है। तभी उस धूल में से वो बंदा निकलता है और एक डेविलिश स्माइल दे रहा होता है, जो देखकर वो सभी के सभी बंदे घबरा जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसने उन सभी की चेनों को पकड़ लिया था और वो अपने हाथ में की को गैदर कर रहा होता है। तभी वो बंदे दूर भागते हुए ये देखकर बोलते हैं, अपनी चेन्स को कट कर दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उन असेसियंस में से कुछ बंदे उस अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते और उनकी बॉडी राख बनकर धूल में मिल जाती है। ये देखकर उन असेसियंस में से एक बंदा बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसने स्टेल्थी घोस्ट ट्रू को अकेले ही संभाल लिया। दूसरा बंदा बोलता है, डैम इट, ब्लड शेडो ब्लेड को बाहर निकालो। उनका तीसरा मेंबर उसकी ये बात सुनता है और ऐसा ही करता है। वो बीच वाला बंदा बोलता है, हम इसे एक ही ब्लो में खत्म करने के लिए ब्लडी डिस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तभी वहाँ के उस धुएं को चिरते हुए वो बंदा उनकी तरफ आगे बढ़ता है। अपनी ब्लेड्स को रेडी करते हुए वो असेसियंस भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें उसी असेसियन को दिखाया जाता है और उसके सामने वो बंदा होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो असेसियन भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता और नीचे गिरकर मारा जाता है और मरते हुए बोल रहा होता है, ये पूरी तरह से एक हारने वाली सिचुएशन थी। अपने शरीर में से उन नाइफ्स को निकालते हुए वो बंदा बोलता है, ये कमीने, ये कोई ऑर्डिनरी वॉरियर्स नहीं थे। मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आखिर ये लोग कौन थे? मुझे उन लोगों में से किसी एक को तो जिंदा रखना ही था ताकि मैं उनसे क्वेश्चंस कर सकूं। स्विफ्ट ब्लेड के मास्टर बेक चोंग वॉन वो भी इतने पावरफुल नहीं थे। फिर वो अपने मुंह से खून को थूकता है और बोलता है, वेल जो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे नहीं रोक सकते। मैं ऑलमोस्ट वहाँ पर आ गया, बस तुम लोग मेरा वेट करो। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट आ ही गया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने घर के बाहर निकल रहा था। तभी उससे उसके सामने हायरुंग दिखती है, जो कि वहाँ आती हुई उससे बोलती है, क्या आप ठीक है? मैं बस आपको मेडिसिन देने के लिए आपके घर पर ही आ रही थी। अपने कंधे पर हाथ रखते हुए जिन उससे बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी चीज मेरे साथ पहले बहुत बार हो चुकी है, इसलिए मुझे आदत ही पड़ गई है। हायरुंग बोलती है, आई एम रियली सॉरी उस चीज के लिए जो कि यंग मास्टर सिम ने आपके साथ किया। हम यहाँ पर आए और बिना आपकी परमिशन के यहाँ पर रह रहे हैं। तभी जिन उससे बोलता है, ये तो कॉमन सी चीज है, जबकि आप पहले से ही यहीं पर ही है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप यहाँ पर कंफर्टेबली रह रही होगी। हायरुंग उससे बोलती है, आपका इसके लिए थैंक यू। मुझे लगा था कि आप हम पर काफी गुस्सा होंगे, स्पेशली जबकि मेरे ग्रैंडफादर नाइन स्काई के ग्रेट सेज शोमुन हुआ है। उसके बाद सुनकर जिन उसी की तरफ देख रहा था। तभी हायरुंग आगे आते हुए उससे बोलती है, लेकिन मैं मेरे रूथलेस ग्रैंडफादर से बिल्कुल अलग हूँ। मैं जिस भी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी हेल्प करूंगी यंग मास्टर जिन। वाओ व्हाट अ काइंड लेडी। और हम देखते हैं म्यूरोंग का बॉडीगार्ड उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और इसके जेंडर के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं दी रखी है, तो मैं फिलहाल इसे लड़का ही कंसिडर करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक कमरे के बाहर वोन्यूल आ जाता है। तभी वो अंदर देखता है और हमें अंदर दिखाया जाता है हायरुंग को, जो कि उससे बोलती है, यंग मास्टर सिम। उसे वहाँ पर देखकर वोन्यूल उससे बोलता है, मिस आप यहाँ पर क्यों आई हो? हायरुंग उससे बोलती है, मैंने कितनी बार आपको वॉर्न किया है कि आप उसको छूना भी मत। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर वोन्यूल भी घबराते हुए उससे बोलता है, अरे मुझे थोड़ा ब्रेक दीजिए, मुझे लगा था कि वो मेरे अटैक को सिंपली डॉज कर लेगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना कमजोर होगा। और वो अपने मन में सोचता है, ये मुझे किसी भूत की तरह ही डरा रही है और ये कितनी काइंड लेडी है जो अपने लिन के लिए वोन्यूल से भी लड़ रही है। लेकिन तुम लोग इसकी आगे की बातें सुनो। हायरुंग उसे गुस्से में बोलती है, वो हमारे प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस बात का एडवांटेज उठाना होगा कि वो नॉर्दर्न हेवनली सेट के लीडर का आखिरी बचा हुआ डिसेंडेंट है और इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो और उसकी इस बात से तुम लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि वो कितनी काइंड लेडी है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होता है। हम देखते हैं एक जगह को जो कि पूरी तरह से जल रही होती है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी थी। उसके मुंह से नाक से सब जगह से खून आ रहा था। वो बंदा बोल रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम तो डीमन ऑफ द चाओस ताई मुगेंग हो। और इसी के साथ हम देखते हैं एक बंदे ने अपना एक हाथ लिटरली उस बंदे के अंदर घुसेड़ रखा था और ये बंदा है द डीमन ऑफ चाओस ताई मुगेंग। फिर मुगेंग अपने हाथ को झटकते हुए बोलता है, ये कितना बोरिंग है, मुझे लगा कि वो थोड़ी तो मुझे फाइट दे ही सकेंगे। तभी उसके पास में उसका एक बंदा आते हुए उससे बोलता है, मैं वापस आ गया सर। मुगेंग उससे बोलता है, अच्छी बात है, अब मुझे बताओगी स्टेल्थी घोस्ट ट्रूथ के साथ में क्या हुआ?
वो बंदा उसे बताता है उनके मैसेज के ऊपर भरोसा करके हम लोग टारगेट को ढूंढ रहे थे, पर अचानक से उन लोगों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया और तभी से हमारा उनके साथ कांटेक्ट टूट चुका है और अभी पता चला कि उन सभी को किसी ने मार दिया है। मुगेंग कहता है क्या स्टिल्थी घोस्ट जैसी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया? उसका वो बंदा कहता है और बस यही नहीं, और वो कुछ तो कहता है जो सुनकर मुगेंग कहता है क्या वो वहाँ पर छुपा हुआ है? फिर वो अपने बाकी सभी बंदों से बोलता है लेट्स गो डार्क वुल्व्स, हमने अपने शिकार को ढूंढ लिया है तो चलो चलते हैं। फिर अगले सीन में हम नॉर्दर्न हेवनली अलायंस को देखते हैं जहाँ पर हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी उनको द डेडली स्काइज आर्मी सोल्जर योपियोल रोक लेते हैं और उनसे बोलते हैं मुझे आश्चर्य था कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो तुम इस जगह पर रहते हो, तो मेरे पुराने दोस्त तुम कैसे हो? उस बंदे को देखकर वाइस कैप्टन का मूड खराब हो जाता है और वो चिड़चिड़ी सी शक्ल बनाते हुए उससे बोलते हैं क्या तुम्हारा पुराना दोस्त? मुझे पता नहीं था कि अगर तुम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को ले लेते हो तो उसके बाद भी उस आदमी को दोस्त कहा जाता है। तुम कितने लकी हो कि तुम डेडली स्काई आर्मी के सोल्जर बन गए, तो अब मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाओ और अपनी ड्यूटी करो। योपियोल बोलता है क्या तुम अभी भी उस बात से गुस्सा हो? वेल मैंने जो काम किया है मैं उस पर प्राउड तो नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है वो उसका डिसीजन था ना कि मेरा, और वही चाहती थी कि वो मुझसे शादी करे। उसकी ये बात सुनकर वाइस कैप्टन उस पर गुस्से में अटैक करते हुए उससे बोलते हैं अपना मुंह बंद रखो योपियोल। तभी उनको अटैक करते देख योपियोल अचानक से हैरान हो जाता है। वाइस कैप्टन बोल रहे होते हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहकर मेरी इंसल्ट करने की? मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं योपियोल भी उन पर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है, और इसी के साथ हम देखते हैं वाइस कैप्टन की तलवार दो हिस्सों में कट जाती है और उनके हाथ पर भी कट लग जाते हैं। फिर योपियोल उनसे कहता है शांत हो जाओ, मैं तुमसे बस अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, ये सब कहने के लिए मुझे माफ कर दो, पर मेरे दोस्त तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ पर मैं कुछ और दिन रहूंगा तो हम कभी ना कभी तो फिर से मिलेंगे, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम तुम्हारे एटीट्यूड को ठीक कर लो, और तुम्हारा वो घाव अभी ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन चीजें बिगड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करवा लेना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वाइस कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और योपियोल उन्हें पीछे से देख रहा था, लेकिन अगले सीन में योपियोल उनकी गर्लफ्रेंड के साथ था और वाइस कैप्टन अपने घुटनों के बल नीचे बैठे हुए थे और वो बहुत ज्यादा दुखी थे, और हिस्ट्री ने आज उनकी इस कंडीशन को वापिस से रिपीट करा। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन को जो कि अपनी ब्लैक स्मिथिंग रूम में होता है और वो कुछ बनाते हुए कुछ सोच रहा था, और वो जो सोच रहा था वो हमें दिखाया जाता है। जब जिन और यून खाना खा रहे थे तब जिन यून को एक हेयर पिन गिफ्ट करता है। उस हेयर पिन को देखकर यून कहती है ये क्या है? जिन कहता है तुम कंफ्यूज क्यों हो, ये एक तोहफा है। यून कहती है एक तोहफा तुम मुझे दे रहे हो? जिन कहता है तुम कह रही थी कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओगी, इसलिए हमारे अलग होने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यून कहती है ओह, और वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है एक गिफ्ट, और फिर वो उससे बोलती है कौन कहता है कि मुझे तोहफा चाहिए। फिर ऐसे ही वो अपना खाना खाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उस हेयर पिन को देखते हुए यून सोच रही थी तो इसको ही तोहफा कहा जाता है। ये फीलिंग सच में काफी अच्छी है और ये हेयर पिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी वहाँ पर शेरयोंग आ जाता है जिसे देखकर यून उस हेयर पिन को छुपाने लगती है। आते साथ ही शेरयोंग उससे बोलता है मिस मास्टर ने ये कहा है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, और वो उससे बोलता है लेकिन अभी आपने मुझसे क्या छुपाया? यून उससे बोलती है कुछ भी नहीं, उसके बारे में चिंता मत करो। शेरयोंग उससे बोलता है आप भूलना मत, आप हमारी होप हो मिस, आप खुद के अंदर किसी के लिए किसी भी तरह की फीलिंग को डेवलप नहीं कर सकती। यून बोलती है ऐसा नहीं होगा। शेरयोंग बोलता है मैं आप पर बिलीव करता हूँ, और वो सोचता है ये अच्छा नहीं हो रहा है। अगले सीन में हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और साथ ही सोच रहे थे वो झूठ कह रहा है, लेकिन अगर वो जो कह रहा है वो बात सच है तो आखिर क्यों उसने मुझे धोखा क्यों दिया? योपियोल के पास में कुछ ऐसा है जो कि मेरे पास नहीं। ये बात सच भी हो सकती है, मैं तो किसी भी एंगल से कोई स्पेशल नहीं हूँ और ना ही मैं योपियोल से बेहतर हूँ। योपियोल इतना टैलेंटेड है कि वो डेडली स्काइज का बॉडीगार्ड बन गया है जो कि 9 स्काई के अंदर आती है। उसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पर बस रहकर एक नौकर की तरह ही काम कर रहा हूँ। मैंने ब्लू स्काई स्वॉर्ड टेक्निक को भी सीख लिया है, पर मैं अभी भी बस बिगिनर स्टेज पर ही पहुँचा हूँ। आखिर मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहा? क्या यही मेरी लिमिट है? क्या मैं इससे बेहतर कभी नहीं कर सकता? मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ पर वो मुझे बार बार याद आने लगती है। क्या मैं इन सब से कभी छुटकारा नहीं पा सकता? मेरे बात को याद रखना, मैं सभी को ही मार दूंगा। तभी उसे कहीं से आवाज आती है द डीमन ऑफ डाउट। जब तुम खुद पर ही डाउट करते हो तो तुम्हारे दिल में एक डीमन ग्रो करता है। तुम्हारा गुस्सा अंत में सिर्फ तुम्हें ही जलाएगा। ये कभी भी असली सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये आवाज सुनकर वाइस कैप्टन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो आवाज उनसे आगे कहती है जब तुम खुद की तरफ एक बार देखो तो तुम ये रियलाइज करोगे कि
तुम्हारा रेस तुम्हारा सिर्फ एक पार्ट है, न कि पूरे तुम। जब तुम एक बार अपने रेस को कॉन्क्वायर कर लो तो तुम्हारा दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि कोई आईना हो जो कि तुम्हें सच दिखाता है। तुम एक पानी की तरह हो जो कि कितने भी नीचे क्यों न चले जाए, जो हमेशा ही बहता रहता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो ये भाप बनकर उड़ने लगता है। दिल भी इससे ज्यादा अलग नहीं होता। इन बातों को सुनकर वाइस कैप्टन हैरान हो रहे होते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करके फोकस करते हुए उन बातों को सुनने लगते हैं। बादलों का मूवमेंट और हवाओं का ब्लोइंग करना दिल जैसे काम करता है, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तुम्हारे कोर को ओशन के रूप में सोचो और तुम्हारी लोअर बॉडी को भाप की तरह। हेवनली फादर तुम्हारे दिमाग को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए अलो करेंगे और वो आवाज जैसा जैसा कहती है वाइस कैप्टन वैसा वैसा करने लगते हैं और वो अपने ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करते हुए सामने की तरफ एक तगड़ी स्ट्राइक लगाते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है, जो देखकर वो खुद भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये एनर्जी है। और वो इधर उधर देखते हुए सोचते हैं आखिर ये चीजें मुझे किसने सिखाई, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन उनके आसपास कोई भी नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं हमारे जिन को जिसे छींक आती है और वो ग्रेट लाइब्रेरी के ऊपर बैठा हुआ था और वो फिर बोलता है चलो आज के लिए बहुत हो गया, और वो ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। फिर वो सड़क पे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो फील करके जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचता है कितनी खतरनाक एनर्जी है, और वो बाहर देखता है जहाँ से वो एनर्जी आ रही थी। हम देखते हैं वहाँ पर वही हट्टा कट्टा बंदा खड़ा होता है जिसका एनर्जी का प्रेशर जिन को महसूस हो रहा था, और जिन सोच रहा था मैंने जो पावरफुल एनर्जी को सेंस करा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिल मेरे पेट में जाकर सिकुड़ जाएगा। ये आदमी क्या ये कोई मार्शल मास्टर है? तभी वो बंदा अंदर आने लगता है और उस जगह को देखकर बोलता है ओह तो ये है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। तभी वो अपने सामने जिन को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज देता है सुचियोंग, और वहीं हम पीछे से देखते हैं उन आलतू फालतू लोगों की टोली आ रही होती है। वहाँ पर आते हुए वोनुल बोल रहा था तुम्हें आने में तो बहुत देर हो गई। सुचियोंग बोलता है और मुझे लगा नहीं था कि तुम 3 पहले ही यहाँ पर आ चुके हो। तभी उसे देखकर वोनुल बोलता है वेट अ मिनट। इधर हम देखते हैं हान रियू जिन को देखती है और उसे ग्रीट करती है, जिन भी उसे ग्रीट करता है। सुचियोंग के पास में जाते हुए वोनुल बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे किसी के साथ वो फाइट हुई थी। हान रियू बोलती है यंग मास्टर आपके साथ में क्या हुआ? अगर मुझे अच्छे से याद है तो आपके 100 मैन चैलेंज में जो लेटेस्ट अपोनेंट थे वो तो स्विफ्ट ब्लेड बैक शियोंगवोन थे ना, तो उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उनकी बातें सुनकर जिन सोचता है क्या 100 मैन चैलेंज? फिर सुचियोंग आगे बढ़ते हुए उनसे बोलता है हाँ वो मार्शल मास्टर बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, लेकिन वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मुझे हर्ट कर सके। वोनुल बोलता है सबसे पहले तो अंदर चलो ताकि हम आपके घावों को ट्रीट कर सके, हम अपनी कन्वर्सेशन को उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वोनुल बोल रहा था मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इस जगह पर कौन है जो कि आपको डैम सुचियोंग को इस स्थिति में ला सकता है। ये नाम सुनकर जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हमें फाइनली इस बंदे का इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है द हेवनली अलायंस द घोस्ट, जो कि एक भी आंसू नहीं दिखाता, द स्टोइक वॉरियर डैम जियोक्शिम और उनका थर्ड सन डैम सुचियोन जो कि अभी फिलहाल 18 साल का है। उन लोगों की बातें सुनकर सुचियोन मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है वो लोग बहुत सस्पिशियस दिख रहे थे, लेकिन ये मैटर नहीं करता है, मैं तो डैम सुचियोन हूँ, वो वॉरियर जिसने इस पूरे दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया। और वो फिर पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है बाय द वे आखिर वो बंदा कौन था? हायरून बोलती है ओ वो तो नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट यंग मास्टर जिन मूव ऑन थे। पीछे से वोनुल बोल रहा था वो तो कमजोर बच्चा है तो उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुचियोंग उसी की तरफ ही देख रहा था। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा था हाँ डैम सुचियोन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे यहाँ पर मिलूंगा, पर आखिर उन लोगों का उसके साथ रिलेशन क्या है? लेकिन उसकी एनर्जी सच में वो एक ऐसा आदमी है जो कि ग्रेट स्ट्रेंथ को पोसेस करता है। तभी उसके पास वो जनरल आ जाते हैं जो कि उससे बोलते हैं हेलो मैं डेडली स्काइज का जनरल हूँ मोक वोंगप्यूंग, मैं मिस हायरुंग का एक मैसेज देने आया हूँ। जिन उससे पूछता है क्या मैसेज है, वो बंदा बताता है वो आपको कल हुआचोन पैलेस में डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। जिन बोलता है गेस्ट ही होस्ट को डिनर में इनवाइट कर रहे हैं, ये कितना बेकार है। और वो बोलता है ठीक है मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर जनरल बोलते हैं तो ठीक है कल हुआचेन पैलेस को इवनिंग में आ जाना, और अगर आप चाहो तो आप आपकी कजन को भी लेकर आ सकते हो। अगले सीन में हम डैम सुचियोन को देखते हैं जो कि नहा रहा था और नहाते नहाते ही सोच रहा था जिन मूव ऑन, मैंने उसमें से जो एनर्जी सेंस करी थी वो वीक थी और उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि उसके पास कोई फाइटिंग स्किल्स भी है, लेकिन मुझे उससे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है जो कि उसके पास फिजिकली या स्पिरिचुअली है। आई एम श्योर नॉर्दर्न हेवनली सेट की स्पिरिट और स्ट्रेंथ उसे पास डाउन हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं सुचियोंग एक जगह पर मेडिटेट कर रहा था, तभी उसके सामने जिन आ जाता है जिसे देखकर वो बोलता है ओ तो आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम डैम सुचियोन है। जिन भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है हेलो मेरा नाम जिन मूवोन है, और उसे वहाँ पर देखकर वो सोचता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर सुचियोंग उसे ग्रेट करते हुए उससे बोलता है मैं यहाँ पर आपको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने आया हूँ, आपका थैंक यू
तुम मुझे एक गेस्ट के रूप में यहाँ पर वेलकम करने के लिए, यहाँ तक कि मैं यहाँ पर बिना किसी नोटिस के आ गया। मैं बहुत टाइम से नॉर्दर्न हेवनली साइड को विजिट करना चाहता था, तो मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। उसकी बातें सुनकर जिन अपना सिर को खुजाते हुए बोलता है, यहाँ पर बस खंडर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तुम यहाँ पर जब आए होंगे तो जरूरी डिसअपॉइंट हुए होंगे। ये सुनकर वो बोलता है, सेट का जो आउटर अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैं उस बंदे को अपनी आंखों से देखकर खुश हो गया जो कि नॉर्दर्न हेवनली साइड की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में टाइम बीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन और यून दोनों ही पैलेस के बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं यून वहाँ पर थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी, जिसे देखकर जिन उससे बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक रहूंगा। यून उससे बोलती है, नहीं मुझे यहाँ से बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। फिर वो अजीब से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्या तुमने सच में ये सोच लिया कि तुम इतने डिलीशियस फूड को अकेले ही खा सकते हो? तो फाइनली अब मैं अच्छा खाना खाने वाली हूँ। और हम देखते हैं यून ने वही हेयर पिन को अपने बालों में पहन रखा था, जिसे देखकर जिन भी खुश हो जाता है। और अगले ही सीन में वो लोग वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। फिर उस रूम का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं उनके सामने वही पूरी टोली बैठी होती है और वहाँ पर 2 सीट भी छुटी हुई होती है। सूची उनको वहाँ पर देखकर यून थोड़ी हैरानी के साथ सोचती है, आखिर ये शेर जैसा दिखने वाला इंसान कौन है? यून को देखकर सूचन सोचता है, ये जरूरी सेक्ट लीडर जिनकी कजन होगी। इनकी एनर्जी किसी ऑर्डिनरी वॉरियर की तरह नहीं है, ऐसा लगता है कि वो इनकी बॉडीगार्ड है। फिर सूचोंग खड़ा होते हुए बोलता है, वेलकम सेक्ट मास्टर जिन, हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। फिर वो लोग भी चेयर को खसकाते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं। हायरिंग उन्हें ग्रीट करती है, वोन्युल की बहन वेव करती है और वोन्युल तो बहुत चिड़ा हुआ होता है और बोलता है, जबकि सभी लोग आ गए हैं तो इसे स्टार्ट करते हैं। सूचोंग जिनसे बोलता है, सबसे पहले तो हमें माफ कर देना कि हमने आपके बिना परमिशन के हुआचोंग पैलेस को प्रिपेयर करा और आपको सडनली ही इनवाइट कर लिया, लेकिन हमारे पास अपने खुद के रीजन है। आई होप कि आप उसको समझोगे। हायरियोंग बोलती है, हमने आप दोनों को यहाँ पर हमारे ऑफिशियल विटनेस के रूप में इनवाइट करा है। सूचोंग बोलता है, हमने प्लान करा है कि हम एक ग्रुप को स्टार्ट करें जिसका नाम द ब्लू ड्रैगन सोसाइटी होगा। हायरियोंग बोलती है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे तो हम यंग वॉरियर्स के ओपिनियन को गैदर करके उन्हें हेवनली अलायंस तक डिलीवर करेंगे। अभी तो इसमें सिर्फ हम 3 ही हैं, लेकिन दूसरे यंग वॉरियर्स ने भी इसमें ज्वाइन होने का इंटरेस्ट पहले ही एक्सप्रेस कर दिया है। जिन उनकी बात सुनकर उनसे बोलता है, लेकिन तुम लोग इस तरीके के ग्रुप को नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में फॉर्म क्यों कर रहे हो? हायरियोंग बोलती है, वर्ल्ड के जो एल्डर्स है वो यंग वॉरियर के अगेंस्ट होते हैं, वो उन्हें बांध कर रखना चाहते हैं। सूचोंग बोलता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वॉरियर भी नहीं है जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को हल्के में ले। मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में इस सेट को एडमायर किया है। नॉर्दर्न हेवनली सेट की 100 साल की हिस्ट्री जिसमें उन्होंने साइलेंट नाइट के साथ में फाइट करी थी वो रिस्पेक्टेड है, तो इसी वजह से हमने हमारी सोसाइटी को यहाँ पर स्टेब्लिश करने का सोचा है। यून को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो बस अपना खाना खा रही होती है। सूचोंग बोलता है, हम यहाँ पर आज गैदर हुए हैं ताकि हम हमारी अलायंस को ब्लू ड्रैगन ऑफ द स्काई पर डिक्लेयर कर सके। तो हम आपसे हम्बली चाहते हैं कि आप हमारे विटनेस बने। अपने खाने का मजा लेते हुए यून बोल रही होती है, तो ये अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए चाहते हैं कि हम इनके विटनेस बन जाए। जिन उसे शांत कराता है, फिर उन लोगों से बोलता है, ऑल राइट, तो मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि मैं तुम्हारा विटनेस हूँ। ये सुनकर सूचोंग खुश होते हुए उसे बोलता है, थैंक यू सेक्ट लीडर जिन। और ऐसे उनका खाना पीना चल रहा होता है। अगले सीन में हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को गार्ड कर रहे थे और ये यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनको स्किप कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं उन दोनों बंदों के पीछे कोई आ जाता है, जो महसूस करके वो पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से घबरा जाते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ पर कट होता है। हम देखते हैं वाइस कैप्टन और एक बंदे को। वाइस कैप्टन बोलते हैं, कितना अजीब है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है, आखिर क्या हुआ वाइस कैप्टन? फिर वाइस कैप्टन सामने की तरफ कोई सिग्नल भेजते हैं, लाइक की कोई साउंड, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। ऊपर की तरफ देखते हुए वाइस कैप्टन बोलते हैं, आखिर नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ कौन पहरा दे रहा है? उनके पास खड़ा हुआ बंदा उन दोनों के नाम बताता है और बोलता है, आखिर वो दोनों सिग्नल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी उस बंदे की बात सुनने साथ ही वाइस कैप्टन आगे की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। वो बंदा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में वाइस कैप्टन निकल जाते हैं। वो बंदा सोचता ही रह जाता है कि आखिर ये इतने तेज कब से हो गए। फिर वाइस कैप्टन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो अपने सामने की तरफ देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और उल्टियां करने लगता है, क्योंकि उनके उन दोनों साथियों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे, जिस बात से वाइस कैप्टन भी पूरी तरह से गुस्से में थे। फिर हमारा सीन वापिस से बैंक्वेट की तरफ ही आ जाता है। उन लोग को देखकर यून बोलती है, ये बस बेवकूफों की टोली है, अपने मुंह को साफ करते हुए। जिन बोलता है, हाँ लेकिन ये डरावने फूल्स है। यून बोलती है, बस मेरी साइड रहो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसकी ये बात सुनकर जिन भी मुस्कुराता है और उससे बोलता है, ओके थैंक्स। इसका ये आंसर सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर अपने मुंह को फेरते हुए उससे बोलती है, मेरा मतलब है कि तब तक जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर सूचोंग जिन के पास आते हुए उससे बोलता है, सेक्ट लीडर जिन, क्या हम प्राइवेट में कुछ बातें कर सकते हैं? जिसके लिए जिन भी मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में ही जाने लगते हैं कि उनके पास में आते हुए हायरियून उसे बोलती है, मिस यून, क्या आपने खाने को पसंद करा? यून उससे बोलती है, आखिर कब तक तुम उसे इतना परेशान करोगी? फिर वो खड़े होते हुए उससे बोलती है, तुम्हें उसे यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। हायरियून
यून बोलती है जैसा कि हमने पहले बोला है, हमें ऑफिशियल विटनेस की जरूरत है। अगर हमारी रिक्वेस्ट ने यंग मास्टर जिन को थोड़ा भी हार्म करा है तो मैं इसलिए आपसे माफी चाहती हूँ। यून बोलती है उसे परेशान करना बंद करो, उसकी लाइफ पहले से ही बहुत कठिन है, तुम लोग उसे और मुश्किल बना रहे हो। तभी वहाँ पर सुआ आते हुए उससे बोलती है आखिर तुम होती कौन हो, जब उसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझती हूँ कि तुम उसकी कजन हो, लेकिन ये तुम्हारे बोलने का समय नहीं है। और फिर वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलती है तुम खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही हो, मैंने सुना है कि तुम भी हमारी तरह यहाँ पर एक टेम्पररी गेस्ट हो। यह सुनकर यून कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन तभी वो कुछ महसूस करके एकदम से हैरान हो जाती है और बाहर की तरफ देखते हुए सोचती है आखिर ये क्या था, क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही है। बाहर हम जिन और स्यूचुंग को देखते हैं। स्यूचुंग जिन से बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपको इस टाइम पर एक ऑफिशियल विटनेस बनने के लिए इनवाइट कर लिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये पसंद तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। प्लीज ब्लू ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो साथ में इस दुनिया को चेंज करते हैं। लेकिन तभी उन्हें भी वो एनर्जी महसूस होती है और ये जिसकी एनर्जी होती है वो बंदा और कोई नहीं, वो होता है द डीमन ऑफ चाओस, ताए मुगेंग। सो अब इसके आगे क्या होगा ये तो तुम्हें इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम पड़ेगा। और वो कब आएगा, जब तुम इस पर अपना सपोर्ट दिखाओगे, वरना मुझे क्या है, मैं तो इसे भी ड्रॉप कर दूंगा। वेल जिसने मेरे गेमिंग और रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो लोग कर लो, इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही मेरे नए वाले डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना ताकि तुम मुझसे कनेक्ट रह पाओ। सारी अपडेट्स तुम्हें वहाँ पर मिलती रहेगी जो कि तुम्हें नॉर्मली कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और अब साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आ रा सायोनारा।